देखिए, महिला आरक्षण बिल पर सियासी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसके जरिए महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और महिलाओं के नाम पर सियासत का आरोप लगा दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये विरोध, ये नारेबाजी और सड़क पर उतरी महिलाएं बताने के लिए काफी है कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने पर महिलाओं में कितना गुस्सा है। तस्वीरें रांची की हैं, जहां मोरहाबादी मैदान से बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए इस मार्च में हजारों महिलाएं शामिल हुई। इसमें बीजेपी की नेता कार्यकर्ता के साथ केंद्रीय मंत्री और मेयर तक शामिल रहीं। सबके निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के नेता, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने महिलाओं के हक, अधिकार और उसके सम्मान पर वार किया है, तब महायुद्ध हुआ है। तो ये आगाज है उसका, कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है। और इतनी चिलचिलाती धूप में कोई ढकेल के भेजे तो ना है, लेकिन जिस प्रकार शहजादे राहुल गांधी जी ने, जिस प्रकार विपक्ष ने जो अपमानित करने का काम किया, आज उसके विरोध में ये विशाल जनसभा है। बंधन अधिनियम का जो विरोध किया गया, यानी इनकी महिला विरोधी मानसिकता, इससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन नहीं चाहती है कि महिलाओं का उसका अधिकार मिले। सन की महिला आधी आबादी इससे आक्रोशित है और इंडी गठबंधन के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है। इसलिए आज झारखंड प्रदेश में पूरे कोने कोने से, गांव, गली मोहल्ले से महिलाएं निकलकर इस आक्रोश रैली में आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के विरोध पर सियासी घमासान भी जारी है। आरजेडी ने बीजेपी पर महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का आरोप लगाया। साथ ही 2024 में आरक्षण का लाभ नहीं देने पर सवाल भी पूछे। तो जेएमएम ने बीजेपी पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत के जरिए तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताने की आवश्यकता है और महिलाओं को ये भ्रम फैलाने की जगह यह बात बताने की आवश्यकता है कि आपने 2024 में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। किस विपक्ष ने आपको रोका था 2024 में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए? देश के लोगों को छलने का काम किया, बरगलाने का काम किया। इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी अब चेहरा छिपाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। माना जाता है कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से सियासी मुद्दों की पहचान और उसे भुनाने में काफी आगे रहती है। महिला आरक्षण बिल भले ही पास न हो सका हो, लेकिन इस मुद्दे को गरमाए रखने, इसे लेकर महिलाओं को जागरूक करने और अगले चुनाव तक इसे जिंदा रखकर वोट के रूप में कैश कराने की कोशिश में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। ये विरोध मार्च तो शुरुआत है, अभी कई और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। रांची में बीजेपी के आक्रोश मार्च से अधिक चर्चा इरफान अंसारी के बयान की हो रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने धूप में घर से बाहर आक्रोश मार्च में निकली महिलाओं के क्रियाकर्म की बात कह डाली। बयान पर भड़की बीजेपी ने इसे बेटियों का अपमान बताया और कांग्रेस के दाह संस्कार तक की बात कह दी, जबकि जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर ही पलटवार किया। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। झारखंड के बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। शायद ही कोई मुद्दा होगा जिस पर इरफान अंसारी ने बयान दिया और उस पर बवाल न हो। रांची में महिला आरक्षण को लेकर निकले बीजेपी महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर उन्होंने निशाना साधा और भीषण गर्मी में महिलाओं को घर में रहने की नसीहत देते हुए विवादित बयान दे दिया। बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है
और कुछ हो गया तो मंत्री हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। इरफान ने बयान दिया तो उस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तो बेटियों के क्रियाक्रम वाले बयान को लेकर भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुनाई। झारखंड की बेटी का क्रियाक्रम करेंगे, यही कहा था ना, डूब मरना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? मंत्री हो ना, बेटी हमारी नाज होती है, बेटी हमारी ताज होती है। एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जेएमएम ने इरफान अंसारी के विवादित बयान का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी को महिला आरक्षण बिल दोबारा लाने पर निशाने पर जरूर लिया। इधर झारखंड बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बयान से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है और अब महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेंगी। गर्मी तो है, सुरक्षित रहे, वो महफूज रहे। महिलाओं का आरक्षण तो कानून बन चुका है। 2023 में आप ही लोग ने तो बिल लाया था, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई फिर से संशोधन लाने की? इरफान अंसारी जी, आपके पार्टी शुरू से ही महिला विरोधी चरित्र को उजागर करते रही है और यही महिलाएं, देश की महिलाएं, राज्य की महिलाएं आपका अंतिम दाह संस्कार करेगी। ना भूतो ना भविष्य कभी दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। सामान्य मुद्दे को भी बयानबाजी से विवादित बनाने की कला केवल इरफान अंसारी को ही आती है। महिला आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर लगभग सभी राजनीतिक दल के नेता बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं। ऐसे में इरफान अंसारी के बोल पहले से ही भड़की बीजेपी की महिला मोर्चा के सदस्यों के गुस्से को और बढ़ा सकती है। देखना होगा कि बयानबाजी पर सियासी तपिश की आंच किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जगन्नाथपुर मंदिर में चोरी और हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया हो, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आस्था के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान अगर अपराधियों के निशाने पर हैं, तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हो रही है? यह रिपोर्ट देखिए। न कानून का डर, न भगवान का खौफ। धर्मस्थल पर अपराध, जनता पूछ रही सवाल। जान लौटा सकते हैं हम लोग बाबा का? जहां घंटियां बजती हैं, वहां खौफ की गूंज क्यों? मंदिर जहां लोग सुकून और श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, वही मंदिर अगर खौफ की जगह बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जगन्नाथपुर मंदिर में हुई चोरी और हत्या की इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेखौफ होकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि हत्या जैसी संगीन घटना को भी अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। संधान में बहुत सारी चीजें सामने आई। इतना बड़ा मंदिर है, फिर भी जो सीसीटीवी की व्यवस्था थी, फिर जो अन्य जो सुरक्षात्मक व्यवस्था होने चाहिए थे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें भी कुछ कमी थी, जिसका फायदा अपराधियों के द्वारा उठाया गया। और कुछ कमी हमारे पुलिस की तरफ से भी रही, जो जैसा जो बातें अभी सामने आ रही हैं कि अगल बगल के क्षेत्र में कुछ और नशे के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। और कुछ अब ये भी जान लीजिए, रांची के जगन्नाथ मंदिर में पिछले 2 साल में कितने अपराध हुए। 2025 में मंदिर परिसर में 2 बाइक को किया गया आग के हवाले। 2024 में जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के कमरे में चोरी। 2025 में पुजारी के कमरे में चोरी। 25 अप्रैल 2026 को चोरी और हत्या की घटना हुई। हालांकि अब मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात के समय में मंदिर की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड रखे गए हैं। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने 2 गार्ड गनमैन यहाँ नियुक्त किया हुआ है प्राइवेट। कल से रात्रि में 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात्रि गार्ड रखा है। साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं अब कि जो भी सैलरी हो उन लोगों को तत्काल मिले। इसके लिए जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है
अपराधियों को पकड़ने का, उसके लिए वो प्रशंसनीय है। हम लोग वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद ये वारदात टाली जा सकती थी। हर क्राइम का कुछ न कुछ जड़ होता है और हम लोग का क्षेत्र नशा और जुआ का हब बन चुका है और नशा जो लोग करते हैं वही लोग क्राइम करते हैं। तो इसको भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटना, और इस मंदिर में पहला ऐसा घटना नहीं है, पहले भी चोरी हुई, छिनते हुई। कुछ दिन पहले यहाँ पे मोटरसाइकिल जला दिया गया था। तो पे बार बार कह रहे कि 20 बार इस मंदिर पे घटना घटी, चोरी की घटना, और कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, फिर कानून के तहत वो बेल पे बाहर चले जाते हैं। तो इसका मूल कारण है जो घटना जो अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं। हम लोग अंशिका के समय में भी ये बात उठाए थे कि ये उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रांची और उड़ता झारखंड हो रहा है। जगन्नाथपुर मंदिर कांड का खुलासा तो हो गया, लेकिन सुरक्षा पर उठे सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था के इन केंद्रों को अपराधियों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर है, जहां जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पत्थर से कुचलकर गार्ड की हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी रचित मंदिर के दान पेटी से 3 लाख से ज्यादा कैश की चोरी की और फरार हो गया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में देव कुमार उर्फ रचित, विकास महली और आयुष कुमार दत्ता शामिल हैं। देव कुमार उर्फ रचित का आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोपियों के पास से 3,09,77 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद जमकर शॉपिंग की है, जूते कपड़े खरीदे, पार्टी भी की। हालांकि अपराधी बच नहीं सके और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पत्थर से कुचलकर गार्ड की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सिर्फ खुलासा ही नहीं हुआ, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जो आरोपी हैं वो अब पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं और सबसे खास कि जो पैसे यहां से लिए गए थे उसको भी बरामद पुलिस ने कर लिया है। लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से कूचकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी उस पत्थर को ही बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जैसे रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए हैं और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन कर लिया गया। रांची से बड़ी खबर, जहां सीबीआई ने सीडब्ल्यूसी के मैनेजर पर एक्शन लिया है और 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। फिर सीबीआई ने आरोपी मैनेजर के आवासीय परिसर पर तलाशी ली, जिसमें 21 लाख रुपए कैश, भारी मात्रा में जेवर, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। जांच के दौरान सीडब्ल्यूसी के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। एजेंसी हर एंगल से पड़ताल कर रही है ताकि भ्रष्टाचार के इस केस में संलिप्त सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके। खबर चाईबासा से है, जहां कोषागार से पुलिस विभाग के खातों से लाखों की अवैध निकासी का मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय में आज दिन भर संदिग्ध खातों और ट्रांजैक्शन की पड़ताल की गई। एसपी के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कल तक मामले का खुलासा हो सकता है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने राशि की अवैध निकासी की गई है और इसमें कौन कौन दोषी हैं। ट्रेजरी में करोड़ों की अवैध निकासी मामले की जांच के लिए सीआईडी की टीम बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन पहुंची।
एसपी पूज्य प्रकाश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम संबंधित कागजातों की गहन जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 2020 से अकाउंटेंट कौशल पांडे वेतनमान से अवैध निकासी कर रहा था। अनुमान है कि कुल निकाली गई राशि बढ़कर लगभग 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो बता दें कि बोकारो से बड़ी खबर है, जहां मुख्य आरोपी कौशल जेल में बंद है और बताया जा रहा है कि 2020 से अकाउंटेंट कौशल ने जो अवैध निकासी की है उसका अनुमान लगभग राशि का 10 करोड़ बताया जा रहा है। बोकारो पुलिस के अकाउंटेंट के द्वारा वेतनबंद की राशि में की गई अवैध निकासी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सीआईडी ने बीएससीटी थाने में दर्ज मामले का टेकओवर कर लिया है और 5 सदस्यीय सीआईडी की टीम बोकारो में जांच करने पहुंच चुकी है। सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश की अगुवाई में यह मामले की जांच की जा रही है। हम खड़े हैं एसपी ऑफिस में। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यही एसपी ऑफिस है जिसके ऊपर जो अकाउंटेंट का ऑफिस था वहीं से पूरा खेल जो है 2020 से शुरू हुआ। 2020 में कौशल पांडे ने इसकी शुरुआत की, जो जांच में सामने आई है, और राशि जो अभी तक लगभग 10 करोड़ रुपए की बात सामने आ गई है। इस मामले में लेकर जिस तरह से बात सामने आई है कि कौशल पांडे ने 4 लोगों के अकाउंट में इस राशि को भेजने का काम किया, जिसमें उसकी खुद की पत्नी, उसकी मां, एक होमगार्ड का जवान और खुद का अकाउंट का इस्तेमाल किया। पत्नी के अकाउंट में लगभग 4.5 करोड़ रुपया भेजा और अपने अकाउंट में भी 3 करोड़ रुपया भेजा, जबकि होमगार्ड के अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपए भेजे जाने की बात सामने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सीआईडी अब इन तथ्यों को जो खंगाल रही है, अब पूरा मामला ही अब सामने आ जाएगा कि आखिर किस तरह से कौशल पांडे 2020 से इस मामले को कर रहा था, क्योंकि वो रिटायर लोगों के नाम पर वो छेड़छाड़ करता था और उसका अकाउंट नंबर अपने लोगों का देता था और इस मामले को लेकर पूरी जो है वो जांच वो ट्रांसफर कर देता था। तो इस मामले में जब जांच की परतें खुलेगी, क्योंकि वित्त विभाग की टीम भी जांच कर रही है, सीआईडी भी इसकी जांच कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि बिना ट्रेजरी के मिली भगत से इतना बड़ा मामला नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक में अकाउंट में पैसा जा रहा था, 15 लाख रुपए प्रत्येक महीना जा रहा था। बैंक वाले भी आकर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिए कि इतनी बड़ी रकम जो पेमेंट का होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मामला अगर सही से जांच हो, सीआईडी अगर तथ्यों के आधार पर जाएगी तो बहुत बड़ा मामला सामने आएगा। लगभग 10 करोड़ से ऊपर का मामला यह अब तक सामने आ गया है। अब यह देखना है कि सीआईडी इस मामले को किस तरह से खंगालती है और किस किस लोगों तक इसकी जो जांच की जो आंच है वो पहुंचने वाली है। मृत्युंजय कुमार,